नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल शिक्षक के परिवार पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करेंगे भाषा की बात करेंगे। दोस्तों भाषा में, लैंग्वेज में अगर आपने अधिकतम मार्क्स अटेंड कर लिया, सिलेक्शन यहीं तय हो जाता है। क्योंकि भाषा में अधिकतम मार्क्स अटेंड करना सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भाषा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपके व्याकरण के महत्वपूर्ण कंसेप्ट रहेगा, पेडागोजी के कंसेप्ट रहेंगे, क्योंकि टारगेट 30 में 30 है, भाषा में 30 में 30 लाना है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इसकी पिछली क्लासेस आपने अभी तक भी नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद है, वंदे मातरम है, इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों। और आज ही बहुत ही बड़ा दिन है, ये गर्व की बात है हम ही सभी भाई बहनों के लिए, सभी शिक्षकों के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहेंगे, 15 प्रश्न रहेंगे। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग सभी लोग, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं सभी लोग कमेंट करेंगे। पढ़ना कौशल जो होता है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है उच्चारण की शुद्धता पर, अर्थ ग्रहण करना, लिप चिन्हों की जानकारी या द्रुत गति से पढ़ना। सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी भाई बहन, सभी गृहिणियां यहाँ पे कमेंट करेंगे कि पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो सही एवं सटीक आंसर जानेंगे, अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? अर्थ को ग्रहण करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया? आपके वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, थर्नडाइक हो गए, ठीक है, कोहलर हो गए, इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं और ये भी आपके सिलेबस में भी दिया गया है। तो भाषा अर्जित करने में आपके वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर सबसे अधिक बल दिया है, समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, या परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर, या कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर? तो भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने जिस आपके ऑप्शन पे सबसे अधिक बल दिया है वह का ऑप्शन होगा आपका समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर सबसे अधिक बल दिया है। अगर प्रश्न आ गया वाइगोस्की ने सबसे अधिक बल किस पर दिया है, तो समाज में होने वाले भाषा के प्रयोगों पर बल दिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो पढ़ने की प्रक्रिया में अगर बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? वर्णमाला का क्रमिक ज्ञान होता है, शब्दों को पढ़ने की कुशलता होगी, या वाक्यों के पढ़ने की कुशलता, या पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का अर्थ ग्रहण करना। सभी लोग यहाँ पे, आप लोग भी एग्जाम क्रैक करेंगे, सिलेक्शन पाएंगे, कमेंट द्वारा अपना स्कोर बता सकते हैं आज की क्लास का कि ये जो 15 शिक्षण शास्त्र हैं और 15 व्याकरण की ये क्लास है, 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जब पूछा गया है तो जो पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक का है उसका अर्थ ग्रहण करना, मैंने अभी बताया, ठीक है। पढ़ने की प्रक्रिया में अर्थ ग्रहण करना सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और ये उसका एक्सचेंज प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है या संभावित प्रश्न है। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पढ़ी गई जो पाठ्य पुस्तक होती है उसका अर्थ ग्रहण करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न होने चाहिए। जो प्रस्तावना में प्रश्न पूछे जाते हैं वे आपके प्रश्न कैसे होने चाहिए? विषय वस्तु के जटिल प्रश्न होने चाहिए, पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, गृह कार्य से संबंधित होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रस्तावना में पूछे गए प्रश्न कैसे होने चाहिए? तो यह पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। प्रस्तावना यानी कि शुरू में जो बच्चों से प्रश्न पूछे जाएं वह उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित पूछे जाए, जिन्होंने बच्चे का पूर्व ज्ञान हो, जिनको पहले से पता हो। और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो सदस्यता या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या यहाँ पे दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दृश्य शब्द साधनों में या दृश्य शब्द साधनों से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है? दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। दृश्य शब्द साधन से संबंधित खोज के आधार पर सत्य क्या है? हम स्मरण रखते हैं 30% जो हम देखते हैं, हम स्मरण रखते हैं जो 50% जो हम सुनते हैं, हम स्मरण रखते हैं जो 90% तक उसका जिसमें हम सक्रियतापूर्वक विचार विमर्श अथवा अभ्यास करते हैं। चौथा उपरोक्त सभी।
तो दृश्य शब्द साधन से संबंधित खोज के आधार पर क्या सत्य है? तो दृश्य शब्द साधन की खोज संबंधित ये भी सत्य है कि हम स्मरण रखते हैं कि 30% जो हम देखते हैं उसे स्मरण रखते हैं, और हम स्मरण रखते हैं जो 50% जो हम सुनते हैं, सुनने वाला ज़्यादा और स्मरण रखते हैं। और हम स्मरण रखते हैं 90% उसका जिसमें हम सक्रियतापूर्वक अपने स्वयं से विचार विमर्श अथवा प्रैक्टिस या अभ्यास करते हैं, उससे 90% तक याद रहता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि आप लोग भी कमेंट करें, अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह 90% तक आपको माइंड में स्मरण रहता है। यह आपका शिक्षण शास्त्र पेडागोजी भी कह रहा है। तो सभी ऑप्शन ही सही हो जाएंगे। डेली क्लासेस देखें दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। और डेली क्लासेस देखने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगला प्रश्न देख लीजिए। इनमें से प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। अब प्रक्षेपित सामग्री कौन कैसी होती है? देखिए, फिल्म हो गया, ये प्रक्षेपित सामग्री है। ठीक है, ओपेक प्रोजेक्शन हो गया, ये भी आपकी प्रक्षेपित सामग्री है। फिल्म खंड हो गया, ये भी आपकी प्रक्षेपित सामग्री है। लेकिन जो बुलेटिन बोर्ड है, ये आपका प्रक्षेपित सामग्री नहीं कहलाएगी। ये आपका स्थिर रहता है। बुलेटिन बोर्ड रहेगा, ये आपका स्थिर रहता है। फिल्म चलती है, प्रोजेक्शन चलता है, फिल्म खंड चलती है, तो ये सभी प्रेक्षित सामग्रियां कहलाती हैं। लेकिन बुलेटिन बोर्ड आपका प्रेक्षित सामग्री नहीं होगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपके सिलेबस का। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? दोस्तों, आपकी अगर मान लीजिए भाषा की आपके शिक्षक या शिक्षिका बन गए, अध्यापक अध्यापिका बन गए, और आपकी कक्षा में बहुसांस्कृतिक कक्षा है। आपकी कक्षा कैसी है? बहुसांस्कृतिक कक्षा है। तो आप एक भाषा शिक्षक या शिक्षिका के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग अधिक से अधिक अवसर देंगे, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझेंगे, या बच्चों को व्याकरण सिखाना, या स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना? दोस्तों, बहुसांस्कृतिक कक्षा में अगर आप शिक्षक शिक्षिका हैं भाषा के, तो आपको बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे, आपका अपना परिवार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ईश्वर को ईश्वर कहना। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ईश्वर अगर शुद्ध रूप है उसको ईश्वर कहते हैं। ठीक है, तो यह किस प्रकार के उच्चारण दोष का उदाहरण होगा? स्वरागमन का हो जाएगा, स्वर भक्ति का हो जाएगा, स्वरलोप का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी बच्चा विद्यार्थी जो ईश्वर को ईश्वर कहकर पुकारता है या बोलता है, ये उच्चारण दोष आपका स्वर और लोप का हो जाएगा। किसका? स्वर और लोप का उच्चारण यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को, दोस्तों जो भाषा के व्याकरण के अगर समझ हो तो उसको क्या बोलेंगे? या भाषा के व्याकरण की समझ को कैसे करना चाहिए, कैसे आंक सकते हैं? केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है भाषा के व्याकरण की समझ को, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से, संदर्भ पूरक प्रश्नों के माध्यम से, या आपके केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से। तो भाषा के व्याकरण की समझ को किससे आंका जा सकता है, नापा जा सकता है, तौला जा सकता है दोस्तों? तो भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। किस पर? संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी आपके एग्जाम में संभावित प्रश्न है, शिक्षा भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। श्रोता के मनोभावों को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा है, कौन सी आपकी विधा है? दोस्तों, श्रोता के मनोभाव, जो श्रोता के मन, जो श्रोता यानी जो आप हैं, आप श्रोता हो गए। ठीक है, आप कोई नाटक चल रहा है, श्रोता हो गए, उनके मन की अगर बात कर देते हैं तो सर्वाधिक उनको प्रभावित कर देते हैं आप। ठीक है, तो ये सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की विद्या जो है वह कौन सी होगी? पद्य शिक्षण होगी, नाटक शिक्षण, कहानी शिक्षण, या गद्य शिक्षण? तो सभी लोग जानते हैं श्रोता के मनोभाव के अगर लगातार सुनाते रहेंगे, लगातार अगर मैं यही वीडियो 2-3 घंटे लगातार चलाता रहूं, आप इरिटेट हो जाएंगे, वीडियो बंद कर देंगे, अनसब्सक्राइब कर देंगे, डिसलाइक कर देंगे, बहुत सारा करेंगे। लेकिन यही वीडियो मैं 20 से 25 मिनट का बनाता हूं तो आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं। ठीक है, तो यही है कि श्रोता के मनोभाव को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली साहित्य की जो विद्या है वह आपकी कौन सी है? पद्य शिक्षण है। ठीक है, पद्य शिक्षण आपके खंड में होता है, पद्य शिक्षण यानी कि छोटी में होता है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए, ठीक है, व्यक्तित्व वाचन को कहते हैं। जो आप अध्यापक हैं और आपके द्वारा जो कक्षा में किया गया व्यक्तित्व वाचन होता है वह कैसा वाचन होता है? समूह वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, ससुर वाचन। तो आप अध्यापक हैं, आपके लिए प्रश्न है, कक्षा में किए गए व्यक्तित्व वाचन को क्या कहेंगे? सभी लोग कमेंट करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को मेरा नमन है। क्योंकि अध्यापक जो होते हैं, अध्यापिका जो होते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं, राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो आदर्श वाचन होगा। अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तित्व वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं। सेकंड ऑप्शन सही हो गया। सभी मित्रों को जय हिंद है, इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों। एनर्जी कायम रखेंगे सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन तक हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। वीडियोज क्लासेस जारी रहेंगी। शब्ददस्त सामग्री को मुख्यतः कितने भागों में या इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर बांटा गया? दोस्तों जो शब्ददस्त की सामग्री है उनको मुख्यतः कितने भागों में, इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर बांटा गया? 6 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो शब्ददस्त सामग्री को मुख्यतः इंद्रियों के प्रयोग के आधार पर आपके 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। सभी लोग नोट कर लेंगे, ये सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए। पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह कौन सा है? दोस्तों जो पैनल में चर्चा होती है, ठीक है, तो किस भूमिका पर होती है या जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह आपका ऑप्शन बताना है। देखिए पैनल चर्चा में अनुदेशक की भूमिका आवश्यकता होती है, अध्यक्ष की भी आवश्यकता होती है, तभी तो चर्चा करेंगे। शिक्षार्थी या श्रोतागण सुनने वाले भी होना चाहिए, ठीक है। तो पैनल चर्चा में भूमिका की आवश्यकता जो है अध्यापक की यहाँ पर नहीं होती है। जब भी पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह आपका अध्यापक है। अध्यापक की यहाँ पर भूमिका नहीं होती है, अनुदेशक की होती है, अध्यक्ष की होती है, और आपके शिक्षार्थी और श्रोतागणों के लिए होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? आप भाषा के शिक्षक हैं, और शिक्षक के रूप में, भाषा के शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करेंगे? कि समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करेंगे, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करेंगे, या बच्चों का भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय करेंगे, या बच्चों द्वारा भाषा की परीक्षाओं में अच्छे अंक लाना। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करेंगे? तो आपको अपनी जिम्मेदारी यह महसूस करना है कि बच्चों की भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय करवाएं। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वह आपका क्या होता है? वह उच्च स्तर पर भाषा जो शिक्षण का, ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपका यही होता है कि भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, पीडीएफ फाइल नोट सब कुछ प्राप्त करने के लिए। दोस्तों बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहें, चुनौतियों को स्वीकार करें, और चुनौतियों को स्वीकार करना सीख जाओ, सफलताएं कदम चूमेंगी। जितनी अच्छी चुनौतियां हो, जितनी वीडियो हो, क्लासेज हो, सभी क्लासेज देखिए, टाइम निकालिए, समय निकालिए, क्योंकि सिलेक्शन पाना है तो कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। दोस्तों कुछ भी हो, अगर समय खोकर आपका अपना सपना पूरा होता है तो उस समय को जरूर खोएं नहीं, उस समय को यूज करें, क्लासेस देखें। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना शिक्षण शास्त्र का बेस्ट पेडागोजी का प्रश्न है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना व्याकरण का प्रमुख हिस्सा होता है। हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, यह केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। तो मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग करना भाषा अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। अगर आप मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करते हैं तो भाषिक अभिव्यक्ति को यह
प्रभावी बनाता है। कौन बनाता है? भाषी के अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। कौन बनाता है? मुहावरे और आपके लोकोक्तियां बनाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। आपके जो एल.एस. वाइगोस्की हैं, ठीक है, एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा चिंतन को निर्धारित करती है, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में विकसित होते हैं, यह भाषा एक अर्जित योग्यता है। सही ऑप्शन चूज करेंगे, कमेंट कीजिएगा। सटीक आंसर जान लेते हैं। तो एल.एस. वाइगोस्की के अनुसार भाषा एवं चिंतन का एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। भाषा और जो चिंतन होती है, ये जो दोनों हैं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो भाषा होती है, जो भाषा है आपकी, यह नियमों की जानकारियों से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है। तो भाषा आपकी दोस्तों क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा कैसी है दोस्तों? यह आपकी एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, अगर आपकी कक्षा में, आपके विद्यालय में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, उन बच्चों को आप भाषा सिखा रहे हैं, तो उस समय जो है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। दोस्तों सभी लोग समझ गए होंगे, आप लोग ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आपको क्या करेंगे? दृष्टिबाधित यानी उनको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, दिखाई नहीं देगा, तो क्या करना चाहिए? उन्हें अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करें। मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो सुन पाएंगे। मौखिक पर लिखित में करेंगे तो उनको दिखता तो है नहीं है, इसलिए उनको मौखिक रूप में अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करें, जिससे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भाषा सिखाने में बहुत ही आसानी होती है। अब बात आती है आपके व्याकरण की। क्या दोस्तों आपके ग्रामर या व्याकरण के प्रश्न देखना चाहते हैं? 15 बेहतरीन प्रश्न जो आपके अपठित गद्यांश में आना चाहते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। और व्याकरण के लाजवाब 15 प्रश्न आ चुके हैं, सजावट हो चुकी है, स्क्रीन पर आने की कोशिश कर रहे हैं लोग। ये लोग बोल रहे हैं कि मेरे जितने भी देखने वाले वीडियो हैं वो अगर जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे तो मैं फटाफट आऊँगा। व्याकरण मेरे से बोल रहा है, व्याकरण के प्रश्न की फटाफट आप लोग लाइक कर दें, मैं आ जाऊंगा। ये आ गया, उम्मीद है आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। बरसात न होती तो फसलें सूख जाती, वाक्य प्रकार है। कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि बरसात न होती तो फसलें सूख जाती, वाक्य का प्रकार है। संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है, निषेधवाचक है। तो यहाँ पे नहीं तो ऐसा दिया नहीं है कि निषेधवाचक होगा, निषेध हो सकता है। बरसात न होती तो फसलें सूख जाती, तो इच्छा भी नहीं, यहाँ पे संदेह भी नहीं किया जा रहा, तो फिर आपका संकेतवाचक ही होगा। बरसात न होती तो फसलें सूख जाती, ये संकेत दे रहा है, अगर बरसात ना होती तो फसलें सूख जाती। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन होगा नहीं, अगर आप क्लासेस देखेंगे नहीं तो आपका सपना पूरा होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका संकेत, मैं आपको संकेत दे रहा हूँ, ये संकेत दे रहा हूँ। ठीक है, संकेत हो गया ना, तो ये संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगला प्रश्न देखेंगे। एक बार ठोकर खाया वह अब गलती नहीं करेगा। अब पदबंध बताना है। एक बार ठोकर खाया वह, ये जो पदबंध है ये क्रिया पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है या विशेषण पदबंध है। तो एक बार ठोकर खाया वह, ये क्या कहलाएगा? यह सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, वाक्य कैसा वाक्य है? वाक्य का प्रकार कैसा है? सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। ये आपका साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या कोई नहीं। तो ना ही यहाँ पे और लिखा हुआ है, ना ही और कोई कुछ लिखा हुआ है, तो ना ही मिश्र होगा ना ही आपका संयुक्त होगा। तो क्या हो जाएगा? सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, यह एक केवल आपका साधारण वाक्य कहलाएगा। वाक्य में साधारण वाक्य का प्रकार हो जाएगा, साधारण वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिर क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न अगला, एक वचन वाला वाक्य
ऐसा वाक्य जिसमें एक वचन हो। हाथी आ रहा है, हाथी अगर यहाँ पे होता हाथी आ रहे हैं तो बहुवचन हो जाता। हाथी आ रहे हैं ये आपका बहुवचन हो गया। लड़के आम खा रहे हैं, रहे मतलब बहुत सारे होंगे, एक तो है नहीं। लड़के खेल रहे हैं, लड़के अगर लड़का खेल रहा है तो एक वचन होता। यहाँ लड़के 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 रहें ये बहुवचन की निशानी है। तो हाथी आ रहा है ये आपका एक वचन वाला वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें। ये आम बातें हैं, आम भाषा की बातें हैं, होम लैंग्वेज की भाषा है, होम लैंग्वेज की आपकी भाषा है, ठीक है। और यही आपके अपठित गद्यांश पद्यांश में पूछे जाते हैं, लॉजिकल होते हैं, जो हम लोगों को सोचने में मजबूर कर देते हैं। तो देवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? देवरानी होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सामान्य भूतकाल का उदाहरण क्या है? भूतकाल में का प्रकार आपका समान भूतकाल। तो समान भूतकाल किसे कहते हैं? मोहन चला गया है, परीक्षा हो गई है, समय बीत गया है। तो ये तीनों आपके जो है। देखिए डिफरेंट कौन है तीनों में? देखेंगे आपका क्या दिया गया है दिया है अंत में, लास्ट में, और एक में नहीं दिया गया है। तो आंसर यहीं पे क्लियर हो गया आपका। आंसर यहीं पे क्लियर हो गया कि तीनों में देखेंगे है दिया, एक में क्यों नहीं दिया है? रीजन क्या है? क्योंकि यही समान भूतकाल का उदाहरण है। समय बीत गया यह समान भूतकाल का उदाहरण है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेहतरीन क्लास है दोस्तों, लाइक शेयर करते रहेंगे, डेली क्लासेज होंगी, सभी क्लासेज ज्वाइन करें और भाषा की क्लासेज बेहतर ज्वाइन करें। क्योंकि भाषा में अधिकतर आपने देखिए भाषा होती, मैं आपको एक थोड़ा सा मेरे को 15 सेकंड का वक्त दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए भाषा में अगर आपने समझ लीजिए 28 नंबर हिंदी में ला लिया, 28 नंबर संस्कृत में ला लिया, टोटल कितने हुए? आप बोलेंगे टोटल 56 हो गए। 60 में आपने 56 यहाँ से कर लिया, बचते हैं आपके कितने दोस्तों? बचते हैं 90, ठीक है। 90 में अगर आपने वहाँ से भी, ठीक है, 22 22 भी अगर तीनों से 21 22 21 22 करके ले लिया, तो एवरेज में अगर हम वहाँ पे कितना कर लें? एवरेज में अगर 22 22 वहाँ से भी कर रहे हैं तो कितना हो गया भैया? 66 हो जाता है। और 66 और 56 को जोड़ देते हैं, 6 दूनी 12, 5 6 11 22, 122 नंबर होते हैं। जहाँ सिलेक्शन बिल्कुल क्लियर है, क्लियर सिलेक्शन माइंड में आपके क्लियर होना चाहिए। तो किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? खेवनहार, पालनहार, जाननहार, लुहार। लुहार में लोहा होगा, तो जब लोहा आ जाएगा तो हार प्रत्यय निकलेगा ही नहीं, तो लुहार में आपका हार प्रत्यय नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, हम उपसर्ग का अर्थ क्या है? अगर हम उपसर्ग मतलब का इसका अर्थ क्या होगा? साथ साथ, सभी सभी, आप हम। तो बहुत से बच्चे फोर्थ ऑप्शन लगा लेंगे, जिनको जल्द हड़बड़ी होती है, जल्दबाजी होती है, कहीं भागने की, कहीं जाने की, कहीं कहीं जुलूस में जाना हो, जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी मत कीजिए दोस्तों, सिलेक्शन पाना है, सपना पूरा होना है, गवर्नमेंट जॉब मिलना है। तो हम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? साथ साथ होता है। हम यानी क्या होगा? जब 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, तब हम बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये साथ साथ कहला जाएगा, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से सही जोड़ा नहीं है। देखिए हर्ष और विषाद ये आपका सही जोड़ा है। सुलभ और दुर्लभ विलोम दिया गया है, इसको सही जोड़ा बताना है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, लेकिन आलोक का क्या प्रकाश, ये सही जोड़ा दिया है? नहीं दिया है दोस्तों, नहीं दिया तो आपका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कुंज शब्द का पर्यायवाची सभी लोग बताइए क्या होगा? तो कुंज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? कुंज मतलब होता है झोपड़ी, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से तद्भव शब्द की पहचान करके बताना है। ऊपरी, ग्राम, क्षार, सच, सभी लोग कमेंट करेंगे। तद्भव शब्द की बताना है दोस्तों। तद्भव शब्द मतलब जो आपके संस्कृत से डायरेक्टली हिंदी में लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, उनको रूपांतरित करके वो तद्भव कहलाता है, ठीक है। तो जो सच शब्द है ये सच आपका तद्भव शब्द है, फोर्थ ऑप्शन आपका तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
सतसई शब्द कौन से समास का उदाहरण है? सतसैया के, सतसई बिहारी की रचना है, सतसई रचना है, किसकी रचना है? बिहारी की रचना है। और इसका समास का उदाहरण बताएंगे। द्विगु समास होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययी भाव होगा, कर्मधारय होगा, तो सात सही। ठीक है दोस्तों, सात सही संख्यावाचक शब्द आ गया तो आंख बंद कर द्विगु समास में कर देना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आशातीत शब्द में समास होगा, आशातीत में कौन सा समास होगा? आशातीत संप्रदान तत्पुरुषम होगा, अपादान होगा, संबंध होगा या अधिकरण होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। आशातीत, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। कभी शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, कभी शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी शब्द का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? कब और ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कब ही बराबर कभी हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूजनीय शब्द विशेषण किससे बना हुआ है? पूजनीय शब्द जो विशेषण किससे बना हुआ है? संज्ञा से, क्रिया यानी धातु, सर्वनाम, अव्यय से। तो पूजनीय शब्द जो विशेषण है यह क्रिया या धातु से बना हुआ है, क्रिया धातु से बना हुआ विशेषण पूजनीय आपका विशेषण शब्द क्रिया धातु से बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या प्रश्न? लाजवाब प्रश्न है। वह क्या खा रहा है? वह क्या खा रहा है? जो क्या ये रेखांकित है शब्द है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? सभी लोग कमेंट करेंगे। वह क्या खा रहा है, क्या जो शब्द है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या खा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो रहेगा। अगर क्या को हटा देंगे तो वह खा रहा है, तो खा रहा है यहाँ प्रश्न हो ही नहीं रहा, क्या लग गया? नहीं, प्रश्नवाचक सर्वनाम लग गया क्या। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। गोस्वामी ने रामचरितमानस की रचना की। किसने रामचरितमानस की रचना की? गोस्वामी ने की। तो ये गोस्वामी कैसा संज्ञा है? तो सभी लोग जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की क्लास में 40 प्रश्न हो गए हैं दोस्तों। आपके 5-5 प्रश्न एक्स्ट्रा करवा दी हमने। 5-5 प्रश्न आपने ध्यान भी न दिया होगा, इतने सारे प्रश्न आपने कर लिया, सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। वह पढ़कर आएगा वाक्य में क्रिया का प्रकार है। वह अगर पढ़कर आएगा तो पूर्वकालिक क्रिया है। वह क्या है? पढ़कर आएगा, वह पढ़कर आएगा, यह क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ क्या होता है? सभी सिंपल सी बात जानते हैं कि आवश्यकता अधिक, पूर्ति बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता अधिक है और पूर्ति जो है बहुत कम हो रही है। अगला प्रश्न देख लें। थूक के चाटना मुहावरे का अर्थ क्या है? सभी लोग जानते हैं कथन पर अडिग नहीं होना, जो हम बोल देते हैं फिर हम उससे पीछे हट जाते हैं, तो थूक के चाटना हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरा छोटा भाई बहुत पढ़ता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? मेरा छोटा भाई बहुत पढ़ता है, तो मेरा जो छोटा शब्द है यह रेखांकित जो पदबंध है यह कैसा है? विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया पदबंध है। मेरा छोटा, तो ये क्या कहेगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोग कैसी लगी? और आप लोगों का प्रेम और स्नेह है कि 30 से नहीं, आज हम 40 प्रश्न करा दिए, 5-5 प्रश्न दोनों के एक्स्ट्रा करवाए हैं। ये आप लोगों का प्रेम और स्नेह हो रहा है, क्लासेज इसलिए ज़्यादा थोड़ा लंबी हो गई है। तो बस दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जितने भी भाई बहन सब्सक्राइब करके हैं सभी को दिल से धन्यवाद है, थैंक्स है। सब्सक्राइब करते जाएं, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्लासेज आपको मिलती रहेंगी।
और प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, जहां सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न पर सिलेबस के आधार पर मिल जाएंगी। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।